10 के विज्ञान में विद्युत धारा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो विद्युत धारा क्या है? धन आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। विद्युत धारा अर्थात अगर बोल सकते हैं, ये धन आवेश अगर Q है, Q धन आवेश t समय में प्रवाहित हो रही है, तो जो विद्युत धारा I है वो क्या हो गया, Q/t। ठीक है, हम लोग यहाँ देख चुके, क्या इसे I से सूचित करते हैं, I से सूचित किया जाता है। ठीक है, पहला हम लोगों ने क्या इसके बारे में, इसका परिभाषा के बारे में पढ़ा, इसकी मात्रा के विषय में जाना, इसे कैसे सूचित करते हैं इसके बारे में जाना। अब विद्युत धारा का SI मात्रक, देखिए यहाँ अगर I है, I बराबर Q/t है। Q मतलब क्या है, Q क्या है, आवेश, Q क्या है, आवेश, और T क्या है, समय। तो आवेश का मात्रक कूलोम हो जाता है, कूलोम प्रति, समय का मात्रक सेकंड होता है, C/S, कूलोम पर सेकंड, या एम्पियर ये होता है ना। इसका SI मात्रक कूलोम पर सेकंड हो सकता है या फिर एम्पियर होता है। कूलोम पर सेकंड और एम्पियर एक ही चीज़ है, चूँकि एम्पियर एक वैज्ञानिक के नाम के ऊपर ये रखा गया है, इस कारण से इसका SI मात्रक को एम्पियर माना जाता है। क्या माना जाता है, एम्पियर। अब यहाँ एक चीज़ आता है, ये जो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर किसे कहते हैं। तो 1 एम्पियर यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ I का वैल्यू 1 कब होगा, जब Q का वैल्यू 1 होगा, यानी आवेश 1 कूलम हो और समय 1 सेकेंड हो। तो 1 कूलम बटा 1 सेकेंड इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, या 1 एम्पियर। तो इसी तरह हम 1 एम्पियर को परिभाषित करके लिख सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में चालक के
चालक में से होकर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उस धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। ठीक है, तो उस धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। कहने का मतलब है जो 1 एम्पीयर है वो 1 कूलम होना चाहिए और 1 सेकेंड होना चाहिए, है ना। अब यहाँ एक और टर्म हम ये करेंगे, आवेश। आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं और आवेश का SI मात्रक। आवेश क्या होता है ना, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय अथवा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। आवेश को Q से दर्शाया जाता है। इसका SI मात्रक कूलम होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, वैसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, विद्युत धारा के बंद एवं सतत पथ को। ठीक है, विद्युत धारा के बंद एवं सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें हम लोग विद्युत परिपथ के अवयव के बारे में पढ़ेंगे।
परिपथ के विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं? विद्युत परिपथ में क्या क्या होते हैं? सेल, चालक तार, सेल होते हैं, चालक तार होते हैं, स्विच होते हैं, विद्युत उपकरण होते हैं, एमीटर होते हैं, वोल्टमीटर इत्यादि, है ना। तो ये विद्युत परिपथ है। हम लोग एक विद्युत परिपथ का फिगर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे। जैसे कि यहाँ है, ये चालक तार है, चालक तार के दो सिरे, हम लोग एमीटर को भी जोड़ेंगे, है ना। बैटरी, ये बैटरी हुआ, यहाँ से यहाँ स्विच है, ये स्विच के साथ अटैच हो गया, ठीक है। अब जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर मापने के लिए एक वोल्टमीटर हम इसमें जोड़ दिए। ये प्रतिरोध का पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। ये बैटरी भी हो गया, सेल भी हो गया, एमीटर तो हम दर्शा ही दिए। ये स्विच एस हो गया। तो एक तरफ से ये हमारा क्या हो गया? विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, है ना। अब इसके आगे हम लोग विद्युत विभव एवं विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत विभव, पहले क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभव। कोई भी आवेश, विद्युत विभव किसे कहते हैं? कोई भी आवेश है, अनंत में है, अनंत से अगर हम किसी बिंदु तक लाएं और अगर यह आवेश को यहाँ लाने में कोई अन्य आवेश इसको रोकता है, यानी ये आवेश इस पर बल लगाता है कि तुम इधर मत आओ, उसके बाद भी, उसके बावजूद अगर हम इसे यहाँ लाना चाहते हैं तो हम एक बल लगाते हैं इस पर, है ना। बल के द्वारा हम इस पर लाते हैं। जैसे जिस प्रकार हम धरती से कोई चीज़ हम उठाते हैं, धरती तो गुरुत्व बल के कारण हर एक चीज़ को क्या कहती है कि मेरे नीचे आओ, है ना, मेरे और आओ। लेकिन हम क्या करते हैं? उस गुरुत्व बल के विरुद्ध ऊपर उठाते हैं। तो ऊपर उठाते तो बल लगता है, हमें मेरे द्वारा बल लगाया जाता है उस वस्तु पर, और बल लगाकर हम उसको कुछ दूरी तक उठाते हैं। तो जिस तरह हम उसको बल लगाकर कुछ दूरी तक उठाते हैं तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि कार्य किए। उसी प्रकार जब यह आवेश इस आवेश के कारण बल महसूस करता है और उसके बावजूद हम बल लगाकर विपरीत दिशा में इस आवेश के विपरीत दिशा में बल लगाकर हम इसे अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं, तो जो कार्य किया जाता है, इकाई आवेश अगर हो तो जो कार्य किया जाता है वो विद्युत विभव कहलाता है। तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे? एकांक धन आवेश को
अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और इसका SI मात्रक भी होता है, वोल्ट। अगर हम परिभाषा से देखें तो क्या देखें कि क्या लिखे हैं? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो एकांक धनावेश होना चाहिए, यानी विभव बराबर जितना भी हमारा आवेश है ना, सॉरी, जितना भी हम कार्य किए, जितना भी हम कार्य किए, मान लीजिए Q आवेश लाने में हम कार्य किए हैं, Q आवेश लाए तो इकाई आवेश में कितना कार्य हुआ? अगर हम बोले V इज इक्वल टू, तो W इज बाय Q, ये हमारा इकाई आवेश में किया गया कार्य हो गया, W बाय Q। अगर 1 वोल्ट को 1 वोल्ट, अच्छा 1 वोल्ट हम आगे डिफाइन करेंगे। तो ये था हमारा विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी विद्युत विभवांतर क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, है ना? विद्युत विभवांतर तो देखिए, हम विभव में बताए थे कि अगर कोई धनावेश है उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाए तो उसमें उसका जो विभव हुआ वो मान लेते हैं VA हुआ, ठीक है। और उसी धनावेश को अगर हम अनंत से बिंदु B तक लाए तो उसका विभव जो होगा वो VB होता है। तो इन दोनों विभवों के बीच अंतर को ही विभवांतर कहते हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच के विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं, पहला डेफिनेशन। दूसरा, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वो क्या होता है? विभवांतर। दो डेफिनेशन हम इसके द्वारा लिख सकते हैं। पहला क्या? इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर
कहलाता है। ठीक है, या इसका दूसरा डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर को भी से भी सूचित करते हैं। यह भी क्या है, अदिश राशि है। अच्छा, यहाँ हमने क्या बताया कि जो विभवांतर है, मान लेते हैं v इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। यहाँ हम वी बी अगर वी बी तक अगर हम कोई चार्ज लाते हैं, वी बी तक अगर कोई चार्ज लाते हैं, वी बी तक कोई चार्ज लाने में अगर डब्ल्यू बी कार्य हुआ और अगर वो क्यू आवेश था, सेम आवेश है ना, माइनस ए तक लाने में डब्ल्यू ए कार्य हुआ क्यू आवेश को, है ना, तो ऐसे में डब्ल्यू बी बाय क्यू माइनस डब्ल्यू ए बाय क्यू, फाइनली हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए बटा क्यू। यानी फाइनली बोल सकते हैं जो डब्ल्यू बी ए है ना बाय क्यू, ये हमारा क्या हो गया, विभवांतर। कहाँ का, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, ए से बी, हाँ ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, वी बी माइनस वी ए, क्योंकि हाइयर पोटेंशियल वी बी हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल वी ए होगा। ठीक है, ये हमारा विभवांतर का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हो जाएगा वो क्या होगा, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या कहता है, किसी निश्चित ताप पर चालक के सिरों के बीच विभवांतर, जैसे मान लेते हैं ये चालक है ना, इसको परिपथ में हम जोड़े, कोई तार ही मान लेते हैं, तो यहाँ के बीच जो विभवांतर होगा इन दोनों सिरों के बीच, है ना, तो इन ए और बी मानते हैं, वी बी माइनस वी ए, इन दोनों सिरों के बीच जो वोल्टेज होगा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगी। वही चीज़ बोला जा रहा है, किसी निश्चित ताप पर चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली
धारा के समानुपाती होती है। तो अर्थात यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई हो तो भी समानुपाती भी समानुपाती आई। और इसको हम समानुपाती को चिन्ह को हटाकर किसी नियतांक को हम लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ R क्या है, समानुपातिक नियतांक है। ठीक है, जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, R को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, ओम के नियम का कहना है कि अगर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है, तो जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे हम विभवांतर का मान घटाएंगे या वोल्टेज घटाएंगे तो धारा का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो वो एक क्या है, समानुपाती है। जैसे भी बढ़ेगा वैसे आई बढ़ेगा, जैसे भी घटेगा वैसे आई घटेगा। और ये जो है R यहाँ पर क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसको हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध का अगर डिफिनेशन लिखें, प्रतिरोध का अगर डिफिनेशन लिखें, चालक का प्रतिरोध क्या है, चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध
पदार्थ का वह गुण है जो या जिसके कारण वह उस चालक पदार्थ से प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह का विरोध करता है ना, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसे R से सूचित किया जाता है ना। इसका SI मात्रक क्या होता है? तो R बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं V/I। R बराबर V/I लिख सकते हैं। अब इसका मात्रक प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। या एक चीज़ अगर गौर से देखो तो यहाँ वोल्ट है, ये क्या है वोल्ट विभवांतर भी, ये एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर लिख सकते हैं अगर एग्ज़ाम में ऐसा भी रहा, वोल्ट पर एम्पियर, इसी को क्या कहा गया ओम, ठीक है होता है। अब प्रतिरोध का मात्रक हम लोग क्या याद रखेंगे ओम, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता या चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला, चालक का प्रतिरोध कहने का मतलब क्या हुआ, चालक का प्रतिरोध मतलब धारा प्रवाह में विरोध उत्पन्न होना। तो धारा प्रवाह में विरोध कब उत्पन्न होता है? जब किसी संकरे रास्ते में हम बहुत दूर तक चलते हैं तो चलने में कठिनाई होती है ना। जब कोई संकरा रास्ता है, मान लेते हैं ये बहुत संकरा रास्ता है, सॉरी ये बहुत संकरा रास्ता है ना ये, और बहुत दूर तक चल रहे हैं, ठीक है। धारा क्या है? आवेश का प्रवाह है ना, इलेक्ट्रॉन का या धनावेशों का प्रवाह है। तो जब हम किसी संकरे रास्ते में चलते हैं बहुत दूर तक तो हमको कठिनाई होती है, नहीं तो क्या लिखेंगे लंबाई। पहला प्रभावित करने वाले कारक क्या है? पहला क्या है लंबाई। लंबाई में वृद्धि होने से प्रतिरोध में भी क्या होता है वृद्धि होता है। चालक की लंबाई में वृद्धि से इसका प्रतिरोध भी बढ़ता है।
ठीक है। दूसरा इसका मोटाई बोल सकते हैं। मोटाई को दूसरा एक अच्छे भाषा में हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी मोटाई, है ना। मोटाई का मतलब यहीं पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। अगर रास्ता बहुत चौड़ा है ना, और हमें चलना है तो बड़ा आराम फील करते हैं चलने में, है ना, आराम फील करते हैं ना। वैसे ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में वृद्धि होने आराम फील करते हैं, मतलब प्रतिरोध कम हो गया, विरोध कम हो रहा है चलने का, है ना। तो वैसे ही चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने से उसका प्रतिरोध घटता है। ठीक है, प्रतिरोध घटता है। तीसरा, चालक का तापमान। तापमान में वृद्धि से प्रतिरोध में भी वृद्धि होता है। चालक का ताप प्रतिरोध का मान भी क्या होता है? प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। चालक के तापमान को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। एक लास्ट पॉइंट रहता है चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति, ये हम लोग जानते हैं कि चालक अगर अच्छा हो तो धारा प्रवाह भी अच्छा होता है। जैसे अगर तांबे का तार हम लेते हैं तो उसमें धारा प्रवाह बड़ी आसानी से होती है। उसी तरह एल्युमिनियम का अगर लेते हैं तो तांबे से थोड़े से लो में आता है ना, थोड़ा सा उसका लो क्वालिटी होता है, उसमें धारा प्रवाह में थोड़ा सा दिक्कत आता है। फिर उसी प्रकार अगर हम लोहे का लेते हैं तो थोड़ा और दिक्कत आता है। इसी तरह स्तर बढ़ता घटता रहता है। ये किस पर डिपेंड करता है? चालक की प्रकृति पर। ये चालक है क्या चीज़ का, किस तरह का है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि चालक की प्रकृति, ये चालक का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये हो गया हमारा प्रतिरोध। एक लाइन में हमको एक चीज़ लिखना है प्रतिरोध
चालक के प्रतिरोध की निर्भरता या चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, तो हम क्या लिखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती एवं उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों साथ में मिटा ही देते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात R समानुपाती सॉरी